हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट 10th क्लास का। और ये 2023 में जो भी सेशंस हैं, जो भी अपडेशन हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है, ठीक है। और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी 10th साइंस, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 10th साइंस 2023 की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper and by people around us। यानी आपने कभी ना कभी ये वर्ड जो है इन्वायरमेंट सुना होगा यूज होते हुए, चाहे वो टेलीविजन में हुआ, चाहे वो न्यूज़पेपर में आया, चाहे लोगों ने आसपास के इस वर्ड को यूज किया हो। Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in healthy environment। यानी कि हमसे जो बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था। एंड कुछ लोग कहते हैं कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहिए, ठीक है। एंड ग्लोबल समिट्स इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इश्यूज। और इनफैक्ट कई सारे ऐसे समिट्स होते हैं ग्लोबल लेवल पर जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं और वहाँ पे कई सारी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं और ये लोग क्या डिस्कस करते हैं, दे ऑल डिस्कस द इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो अलग अलग कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के, वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब हो गया कि सपोज कोई लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है, कोई भी चीज़ें हैं, कैसे वो एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं, कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। All organisms such as plants, animal, microorganisms and human beings as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे वो प्लांट हुए, एनिमल्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए और ह्यूमन बींग हुए, ठीक है, या फिर हमारी फिजिकल सराउंडिंग हुई, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं नेचर में, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हम हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सपोज वी आर सेइंग कि प्लांट्स हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट है, ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। और इनफैक्ट अब कोई भी चीज डिकम्पोज हो रही है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे वो चीज डिपेंडेंट है। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अदर और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके ना वो एक नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। All the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। यानी जितने भी interacting organisms हैं किसी भी एरिया के और जो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनवायरमेंट के, वो इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हुए और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, वो सब एक इकोसिस्टम बना के रखते हैं। Thus an ecosystem, तो कई बार आ जाता है कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic component comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and mineral। तो आपका जो ecosystem है ना, उसमें biotic components भी होंगे एंड abiotic components भी होंगे एंड कई सारे physical factors होंगे जैसे कि temperature, rainfall, wind, soil and mineral। Now, biotic क्या होते हैं ना, जब हम बायोटिक वर्ड यूज करते हैं, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। तो जब आप बायोटिक फैक्टर्स बोल रहे हो तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, ठीक है। लेकिन जब आप एबायोटिक बोल रहे हो तो मतलब इसके अंदर लाइफ नहीं है। दे आर इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर, लेकिन इनके अंदर लाइफ नहीं है। तो इसमें आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल एंड मिनरल आ गए, ठीक है। For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower-bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animal like frogs, insects, and birds. All these living organisms interact with each other and their growth। मतलब जब आप एक गार्डन में जाते हो, आप वहाँ देखते हो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं और ग्रास हैं, ट्री है, फ्लावर्स हैं, जो कि मतलब प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स हैं, जेस्मिन, सनफ्लावर, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, ये सब चीजें हैं, ठीक है। इतने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड ये रोल प्ले करते हैं किसमें, उनकी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में एंड एक्टिविटीज जो कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम से अफेक्टेड होती हैं। अब सोचो आप
क्या बायोटिक यानी कोई भी प्लांट या एनिमल सर्वाइव कर सकता है विदाउट द एबायोटिक फैक्टर? नो. सो ऑब्वियसली दे ऑल आर डिपेंडेंट और एक दूसरे पे ये अलग अलग फंक्शंस की वजह से डिपेंडेंट है. सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम. अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखो, एक गार्डन क्या हो गया? एक इकोसिस्टम हो गया. और भी बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स एंड लेक्स, एंड ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है. और गार्डन और क्रॉप फील्ड, यानी कि अगर क्रॉप फील्ड जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वो सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. इनफैक्ट अगर आपने अपने घर में छोटा सा पॉन्ड टाइप क्रिएट कर दिया है, बहुत छोटा सा, उसमें कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो भी आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया. ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा. सो अब यहाँ पे एक्टिविटी लिखिए. यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन. What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? मतलब सपोज आपने एक्वेरियम देखा है. एक्वेरियम क्या होता है ना, जिसमें फिशेज रखते हैं लोग अपने घरों में. तो अब एक डिजाइन करने की कोशिश करते हैं एक्वेरियम को. एंड ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमें दिमाग में रखना है जब हम एक एक्वेरियम क्रिएट करेंगे? द फिश वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड. तो देखो आपको क्या करना है, छोटा सा या फिर एक बड़ा सा जार लीजिए, एंड फिश को क्या क्या चाहिए उसके अंदर? स्पेस चाहिए कि वो थोड़ा स्विमिंग कर सके, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए. हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन पंप के थ्रू. अगर आपने एक्वेरियम देखा है तो आपको पता होगा, वो लोग उसके अंदर पंप लगाते हैं जिससे ऑक्सीजन जनरेट होती रहती है. ठीक है. एंड फिश फूड जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो फिश को खिलाया जाता है. इफ वी एड अ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स, अगर हम कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को ऐड कर दें एंड एनिमल्स को, तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो जाएगा. क्योंकि अगर आपने एक्वेटिक प्लांट्स बना दिए तो अपने आप ऑक्सीजन जनरेट होती रहेगी, आपको पंपिंग या फिर उसके एरिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड देन ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो जाएगा. सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम मतलब खुद से अपने आप ही चल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स? एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. क्योंकि जब आप उसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल डाल देते हो ना, तो वो सब चीजें आपस में एक दूसरे के थ्रू रहना शुरू कर देती हैं. एनिमल्स ने CO2 रिलीज करी, प्लांट्स ने CO2 यूज करके ऑक्सीजन रिलीज करी, और ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है. ठीक है. एक्वेरियम एक एग्जाम्पल है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का, ये बात याद रखिएगा. कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? वाई डज इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस इन अ वाइल? डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक इन द सेम मैनर? वाई और वाई नॉट? देखो एक्वेरियम को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें जरूरत होती है उसको क्लीन करने की. ठीक है. लेकिन एक चीज है कि कई बार जैसे आपने देखा होगा, टेरेरियम टाइप्स की चीजें होती हैं जहां पे प्लांट्स और बाकी सब चीजें उगा देते हैं, तो वहां पे वो अपना भी सेल्फ सस्टेन करता है. माइक्रोब्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सालों तक चलता रहता है. ठीक है. कई सारे टेरेरियम्स होते हैं जो बहुत सालों सालों तक चलते रहते हैं. सो बेसिकली पॉन्ड्स और लेक्स को हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे डिकम्पोजर्स भी वहां पर होते हैं. तो वो क्या करते हैं ना, कोई भी वेस्ट जनरेट हुआ, एनी वेस्ट दैट इज जनरेटेड, वो डिकम्पोज हो जाता है. क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है. अब यहां पे पढ़ेंगे. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. देखो, हम किसी को भी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में कन्वर्ट मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं. किस बेसिस पे? कि वो किस तरह से अपने आप गुजारा कर. प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं ना, अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली उनको सर्वाइवल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो उन्हें नेचर से मिल रहा है और समहाउ एनिमल से मिल रहा है. एंड देन कंज्यूमर्स जो पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है. इवन इफ यू आर हैविंग मीट और इफ यू आर ईटिंग एनीथिंग जो कि एनिमल है, तो ये याद रखिएगा कि वो एनिमल भी तो प्लांट ही खा रहा है ना. सपोज एक टाइगर है, टाइगर चाहे डियर को खा रहा हो, लेकिन डियर क्या खा रहा है एट द एंड ऑफ द डे? डियर इज हैविंग द प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट्स को खा रहा है वो. तो हर एक चीज जाके डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे. ठीक है. तो कंज्यूमर्स समहाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स. एंड डिकम्पोजर्स क्या करते हैं ना, ये सब चीजें अगर सपोज इफ दे आर डेड, लीव्स झड़ गई, कुछ भी है, अगर ये नेचर में इकट्ठी होती रहेंगी, तो जो डिकम्पोजर्स है, मतलब सपोज ये डिकम्पोजर्स ना हो, तो ये नेचर में इकट्ठी होती रहेंगी और बहुत गंदा होता जाएगा. एंड ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज डिकम्पोजर्स जो कि आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, ये सब चीजें होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इसका वेस्ट मटेरियल कंज्यूम कर लेती हैं पूरा का पूरा. ठीक है. समझ में आया?
सो लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। अब हम याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या सीखा है सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम की हेल्प से, जो कि क्रिएट हुआ है। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि शुगर एंड स्टार्च इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यूजिंग द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पूरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जैसे कि शुगर या फिर स्टार्च, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, और किसको यूज करके, सन की एनर्जी को यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऑब्वियसली बात है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। दैट वुड बी द ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया जो कि खाना प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको, अगर कोई डियर, सपोज टाइगर डियर को खा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट है। सो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने सस्टेनेंस के लिए। एंड दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड खाते हैं, ठीक है, कौन सा, जो या तो प्रोड्यूसर से आया है या फिर इनडायरेक्टली ऐसे कंज्यूमर्स को खाके, जैसे यहाँ पे टाइगर हो गया, टाइगर ने डियर को खाया, लेकिन डियर ने एट द एंड ऑफ द डे क्या खाया, इसने तो प्रोड्यूसर को ही खाया था। सो इस तरह से हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, कार्निवोर जो कि दूसरे एनिमल्स को खाए, ओमनीवोर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाए, एंड पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है, दे फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही उनका न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं। सो क्या आप इन कैटेगरीज को मतलब कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी ले लीजिए, हर्बीवोरस में डियर ले लीजिए, कार्निवोरस में टाइगर ले लीजिए, ओमनीवोरस में कॉकरोच ले लीजिए, पैरासाइट्स में आपके जो बॉडी के अंदर लीच होते हैं या बॉडी के बाहर जो लीच होते हैं, ये सब हो गए। Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plant have died. Have you ever thought what happens when an organism die? मतलब हमने ऊपर उसने पूछा था ना कि आप अगर एक्वेरियम को क्लीन नहीं करोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो फिश और प्लांट मर गए तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया एंड फंजाई आए, वो डेड रिमेन्स जो होते हैं, जो कोई भी चीज मर जाती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिज्म उसको खत्म करते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डीकंपोजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। What will happen to the garbage and dead animals and plant in their absence? यानी कि अगर ये ना हो तो हमारे जो सब्जियों के छिलके हैं, सपोज हम कुछ भी चीज या कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, किसी की भी डेथ हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो इकट्ठा होता रहेगा नेचर में, सड़ता रहेगा, बीमारियां फैलेंगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज सम हाउ दे आर कंज्यूमिंग द होल प्लांट, होल एनिमल, उसको सब ब्रेक डाउन कर रहा है वो। सो what will happen to the garbage and the dead animals and plant in their absence? ये तो आपको पता ही चल गया। Will the natural replenishment of the soil take place even if decomposers are not there? देखो एक चीज होती है, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म डाइड, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हुआ। अब क्या होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद ये चीजें ना नेचर में ही मिल जाती हैं, सॉइल के ऊपर मिल जाती हैं। सॉइल के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ह्यूमस की लेयर जाती है। ह्यूमस क्या होता है, डेड और जो भी चीजें हैं वो एक लेयर बनाते हैं। दिस इज वेरी फर्टाइल क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। सो क्या नेचुरल रिप्लेनिशमेंट होगा सॉइल का, यानी जो वापस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट आ जाते हैं वो होगा अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे? नहीं होगा, ऑब्वियसली। कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। So while creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? What would have happened otherwise? So while creating an aquarium, क्या आपने दूसरे एनिमल्स को ध्यान रखा कि वो ऐसे एनिमल्स को आप ना पुट करो जो कि दूसरे एनिमल्स को खत्म कर दें, कंज्यूम कर ले। So make group and discuss how each of the above groups of organism are dependent on each other. अब ग्रुप्स बनाइए एंड डिस्कस करिए कि ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है उनके बारे में। राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू हु ईट्स हुम एंड फॉर्म अ चेन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में एक चेन बनाइए कि कौन किसको खाता है और एटलीस्ट 3 स्टेप्स की चेन बनाइए, ठीक है। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, वाई और वाई नॉट? देखिए
जब आप एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में भी एक पूरी चेन बनाते हैं, ठीक है, तो आपने इसने क्या बोला कि आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है और वाई नॉट। देखो कुछ भी कह लो, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑब्वियसली प्लांट्स प्रोड्यूसर्स पे सब कुछ डिपेंडेंट है, बट सम हाउ अगर आप बाकियों को हटा दोगे तो भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो ये हमारा पहला पार्ट है अवर इन्वायरमेंट का। जस्ट गिव मी 1 मिनट। फूड वेब हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे एंड इस पार्ट में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। कोई भी डाउट आपको आया हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड बताइएगा। एंड अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, सारी वीडियोस जो नहीं आएंगी अब वो आपको 10th साइंस 2023 की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।